नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ लोग नैरेटिव चलाना चाहते हैं उनके हिसाब से, और उसमें कुछ मीडिया संस्थान उनके नैरेटिव में फंस भी जाते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि मामला तो कुछ और था तो फिर वो संभलते हैं। लेकिन वही बात है, सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। आज आपके सामने एक बेहद एक्सक्लूसिव खबर लेकर के आया हूं जो आप किसी मीडिया में नहीं देख रहे होंगे। पहली बार क्यों भाई उस खबर को लेके आया है। खबर है, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि हम दिशा के मामले को फौरन से पेशतर सुनना चाहते हैं। लेकिन इस खबर को आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब सवाल है कि इस खबर के बाद सबसे तगड़ा झटका किसे लग रहा है। आज सब पर बात करेंगे और पूरी खबर की विस्तार से बताने के लिए एडवोकेट नीलेश ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, कल से यह खबर फैलाई जा रही है अलग अलग अखबारों के माध्यम से, डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से, कि नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आ गया है और उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। लेकिन जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है बिटवीन द लाइन तो कुछ और है। वो क्या है, आज अपने प्रशंसकों को, अपने सुशांत सिंह और दिशा के सभी चाहने वालों को और देश के लोगों को बताइए नीलेश जी। देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर में जो कंटेम्प्ट का नोटिस है उसमें जो भी गलतियां हैं उसके लिए रिकॉल ऑफ ऑर्डर का अर्जी लग रहा है उसी बेंच के सामने, वो अलग, वो बाजू में रख दीजिए। लेकिन वो ऑर्डर में एक मतलब जो खुश हो रहे थे आरोपी ग्रुप के लोग, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज है। कोर्ट ने पूरा मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा, मतलब वो कुछ तो पूरा 5 जज बेंच के सामने चलाया गया और पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्री था। वो उसको ऑर्डर को एनेक्स किया, तो उसमें जो आदित्य ठाकरे के खिलाफ आरोप है, जो मीडिया सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की झूठी न्यूज चला रहा है, हम उनके खिलाफ जो एक्शन का बोल रहे हैं, जितना बाकी सब जो कुछ है उसमें कोर्ट ने कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाया, कुछ भी गलत नहीं पाया। कोर्ट ने सिर्फ एक बात पर आपत्ति जताई कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे जो है, इसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की आपकी जो कंप्लेंट किया, केस पेंडिंग है, इसके बारे में जो बोला है उसको भी झूठ नहीं बोला कोर्ट ने। कोर्ट ने उसमें क्या बोला कि वो जो भी आपने बोला है वहां बोलने के बजाय आपने उसी जज के पास बोलना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट है, आप ये केस नहीं सुन सकते। इतना ही कोर्ट ने बोला है। लेकिन आदित्य ठाकरे के खिलाफ के आरोप, उनका मशीनेशन, उनके खिलाफ का प्रोसिक्यूशन, उनका कंटेम्प्ट जो हम अलग से फाइल कर रहे हैं, बाकी सारी बातों में कोर्ट ने कुछ भी गलत नहीं पाया है। अब कोर्ट ने एक प्रकार से यह कहा कि आपने जो प्रेस में कहा उससे कोर्ट की गरिमा गिर गई है, और उसको लेकर के मीडिया में बड़ा ये हो गया कि नीलेश ओझा जी ने अदालत की गरिमा को ताक पर रख दिया, तार-तार कर दिया, गिरा दिया। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं था कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि ये छोटी बात थी जो आपने बाहर में कही, वो बात कोर्ट के अंदर कहनी चाहिए थी। और खैर, लॉ का नॉलेज नहीं है कई रिपोर्टर को, कई रिपोर्टर सनसनीखेज बनाने में लगे रहते हैं, उनका भी विचार होगा अभी क्या बोले, वो सब टीआरपी का खेल चलता है, और कुछ लोग स्पॉन्सर्ड रहते हैं, कुछ डिसऑनेस्ट रहते हैं। हाँ, आप भी देखिए कोर्ट ने क्या वर्ड लिखा है कि नीलेश ओझा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वो प्राइमा फैसी है, कंटेम्प्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मनीषा गुप्ता का, मतलब ये सब चीजों को लेकर अभी हम नया पिटीशन फाइल कर रहे हैं उसी बेंच के सामने कि प्राइमा फैसी का मतलब जब कोर्ट नोटिस इश्यू करता है तो उसका कोई एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं निकलता, क्योंकि अभी प्रोसीडिंग बाकी है। और जो जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस निकला है
उसका प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस स्टिल प्रूव गिल्टी। ट्रायल होने तक उसको इनोसेंट प्रिज्यूम किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, प्रोटेक्शन है, उसको अवेलेबल है। इसके बाद में ऐसे कई केस है जिसमें एडवोकेट के खिलाफ हाईकोर्ट के सिंगल जज ने नोटिस इश्यू किया, तो सीनियर बेंच जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं जस्टिस भूषण गवई साहब, इनके डिवीजन बेंच ने माफी मांगकर नोटिस डिस्चार्ज किया टीजी बागुल के केस में। नागपुर बेंच का 17 एडवोकेट को नोटिस निकाला था जज ने, जस्टिस झेड़े हक ने। एक उसके बाद में एक जज ने एक वकील के खिलाफ में रेफरेंस फॉरवर्ड किया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जज के ऊपर स्ट्रिक्चर पास करके वो सेट असाइड किया, वो कंटेम्प्ट का रेफरेंस खारिज। उसके बाद में जय चैतन्य दास में एक जज ने ऐसा ही कि वो कोर्ट के सामने मेंशन किया, आपके ऊपर हमको मतलब आप बायस हो, आप हमारी केस नहीं चला सकते करके उसने जो मेंशन किया, तो कोर्ट ने बोला कि कंटेम्प्ट हो गया मेरा, आपने मेरे यहाँ उल्टा हो गया, वो बोले आपने मेरे मुंह पर मेरी क्यों बदनामी कर दिया, ऐसे क्यों एलिगेशन कर दिए। तो उसने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला वो जज ने, जिसको डिवीजन बेंच ने जयचंद्र दास 2015 कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑब्जर्वेशन के साथ एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वगैरह के साथ में रिस्पेक्ट के साथ में एडवोकेट को डिस्चार्ज किया। तो ये नोटिस निकलना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कैसा है मालूम है क्या, इनके पास दूसरा कुछ है ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे। नहीं, उसमें लिख रहा है कि नोटिस निकला, अब एक्शन शुरू होगा, 29 अप्रैल को सुनवाई होगी, अब एक्शन शुरू हो जाएगा। तो बराबर है ना, खुशी की बात है। सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने फोर्स से आप आज छाप रहे हो ना, उतने फोर्स से अभी अगली कार्रवाई जरूर छापना। नहीं तो क्या होता है, ये इनको पैरालिस हो जाता है, ये इसको क्या बोलते, तो ये देते ना एनेस्थेसिया, वैसा वो चक्कर आ जाता है इनको, जब बाद में अपने तरफ से प्रूफ या केस लॉ वगैरह आते हैं ना, तब चुप हो जाते हैं ये। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने को। और एक गौर कीजिए, मेरे बिहेवियर से आपको अभी अभी ऐसा लगा, आप जब से अपना डिस्कशन चालू है कि ये केस का हमको कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन है करके, बल्कि ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इसी केस में अभी एक नया अर्जी फाइल हो रहा है, इसी केस में 5 जज बेंच के पास, कि आप इसका भी कंटेम्प्ट लीजिए। जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे मिलके सब जो है सामना का ग्रुप, इन्होंने बोला कि आपका हाई कोर्ट का जो भी तराजू वगैरह सब भंगार से, स्क्रैप से, कचरा पट्टी से उठा के लाया है। आपके महाराष्ट्र के सारे कोर्ट एक सुलभ शौचालय टॉयलेट बन गए हैं, पैसा दिए बगैर काम नहीं होता, और सारी न्यायपालिका ये सरकार के जूते के नीचे है, ये उन्होंने छापा है। तो अभी हम उसका अर्जी लगा रहे। हमारा तो सिर्फ कि कानूनी कार्रवाई के बारे में बोला तो आपको लगता है कंटेम्प्ट है, तो ये जो बोला है तो ये क्या श्रेणी में आता है जरा। और हमारा तो एक जज का नाम के साथ, प्रूफ के साथ आरोप था, यहाँ पर तो सारे जजेस को बोल दिया। मतलब देखिए, हम जब आरोप करते तो हम क्या बोलते हैं, कई जजेस अच्छे हैं, ये कुछ भ्रष्ट है जो उसको न्यायपालिका को बिगाड़ के रखे। तो हम तो स्पेसिफिक नाम के साथ, प्रूफ के साथ बोलते हैं। ये बोल रहे हैं पूरी जुडिशरी ये है, भ्रष्ट है, बिकी हुई है। मैंने पैर की जूती है, पैर की जूती है बोल रहा है, और छाप रहा है पेपर में, एडिटोरियल में। तो ये जो है ना, अभी उसका भी अर्जी लगने वाला है। तो अभी सारे पत्रकार कृपा करके ऑनेस्टली फेयर रिपोर्टिंग करना, बाकी कुछ नहीं है, और कुछ फर्क नहीं पड़ता किसके क्या बोल रहे नहीं। तो ये पत्रकार ने जो ये रिपोर्टिंग किया है, इन पत्रकारों को तो चाहिए था ना कि वो सामना का भी दृष्टांत सामने में रखते कि ये जो लिखा गया है इस पर कोई कंटेम्प्ट होगा क्या, सुओ मोटो 5 जज बेंच बैठेगा क्या। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, उसी जज के पास हम अर्जी लगा। हाँ, लेकिन अगर आप लेके जाएंगे तो उसका क्या, उनका रिप्लाई क्या होगा, जज का प्रोबेबल रिप्लाई क्या हो सकता है। नहीं, उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं ना, और नहीं लेने का रीजन देना पड़ेगा कोर्ट को। वो कहेंगे कि पुराना मामला है, आप इसे क्यों क्लब कर रहे हैं। नहीं, अभी सर्कुलेट हो रहे हैं वो पूरे उसके न्यूज, वो छोड़ दीजिए आप, उसका वो हम डील कर लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब जो सबसे बड़ी खबर है नीलेश जी, कि मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल, उन्होंने क्या कहा
ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, बताइए। अभी ये 8 तारीख को ये सब इधर लगे हुए थे। आप दिशा सालियान के पिताजी की तरफ से अपने एडवोकेट तनवीर निजाम साहब उनके बेंच पे गए सुबह में 10:30 पे, मेंशन किया कि साहब देखिए ये ऑर्डर पास किया है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये वुमेन्स का असाइनमेंट आपके तरफ है, तो रजिस्ट्री को चेक करके प्लेस करने को बोला है। तो दिशा सालियान का विषय जैसा बोला तो कोतवाल साहब को क्लिक हो गया। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल आप एक काम कीजिए, आप रजिस्ट्री के पास तुरंत जाइए, उनको बोलिए वो सारा सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दे, मैं आपको तुरंत सर्कुलेशन देता हूं। ये स्पष्ट कर दिया कोर्ट ने, कहा कि मैं तुरंत उसमें मतलब हियरिंग के लिए कोर्ट तैयार है। एक उसके बाद में ये तो बहुत पॉजिटिव है, उसके बाद में जो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, जो आगे के डेवलपमेंट्स हुए थे, मतलब कि पिटीशन फाइल होने के बाद के जो डेवलपमेंट है, जैसा कि हमने एफआईआर के लिए जो डिटेल्ड कंप्लेंट दिया है, जिसमें अभी तक एफआईआर रजिस्टर्ड हो नहीं रहा, नंबर नहीं दे रहे, हमारे हिसाब से तो एफआईआर है, लेकिन वो अभी तो उसको क्राइम नंबर नहीं दे रहे। वो एक सरकार ने कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद में भी सरकार ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया हमारे कंप्लेंट में, तब भी क्राइम नंबर नहीं दे रहे। तो ऐसे जो आगे ये सब डेवलपमेंट थे, इसको लेकर एक 166 पेज का एफिडेविट और साथ में डॉक्यूमेंट 200 पेज के आसपास है टोटल, तो वो एक कोर्ट में फाइलिंग को गया है। आज उसको नया आईए नंबर मिल जाएगा। एक तो ये बात हुई, अब अगर ये कितना आपको लगता है कितनी जल्दी दिशा के केस की हियरिंग शुरू हो जाएगी, आज अगर कोर्ट में कार्य हो रही है पूरी तो? एक्सपेक्टेड है 1 वीक में। अच्छा, 8 तारीख को सुनवाई होनी चाहिए थी सीबीआई के, मतलब एक सप्ताह में दिशा के केस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जज साहब ने कहा है वो पहले भी हो सकती है, मतलब अभी जस्ट उसका नंबर आने दीजिए आए का, और रजिस्ट्री का वो रिपोर्ट जो भी है फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, उनके बेंच के सामने देना है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने ही ये ऑर्डर किया था और सारंग कोतवाल जी ने इमीडिएट कॉग्निजेंस लिया, जिसके खिलाफ आपको कंटेम्प्ट का नोटिस है। उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि सारंग कोतवाल और उनके कोर्ट में सुनना चाहिए, तो जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने फौरन कहा कि आप इसे जाइए रजिस्ट्री से लगाइए और मैं आपको फौरन हियरिंग के लिए तारीख देता हूं। इसका मतलब है कि दिशा सालियान का जो पूरा केस है वो बिल्कुल पटरी पर है, लाइन पर है, सुनवाई अविलंब शुरू होने वाली है और उस पर अपना जो भी अदालत फैसला करेगी उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, 8 तारीख को यानी कल जो क्लोजर रिपोर्ट थी सीबीआई की, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बस एक रिपोर्ट आ रही है न्याय अदालत बदलने के लिए, और क्या क्या आ रही है, कहां सुननी जाएगी, क्या होगा, कुछ पता नहीं। अरे नहीं, देखो कुछ रिपोर्टर को ढेले का नॉलेज नहीं है और वहां का जाकर चेक नहीं कर, खुश क्या कर रहे हैं, डिलिबरेटली बराबर नैरेटिव चला रहे। वो केस का मैं बताता हूँ, अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है, अंग्रेजी वाला भी चलाओ। मैं आपको उसका एक स्टार्टिंग का वर्ड पढ़ के बताता हूँ। वो उसमें क्या लिखा है, सुशांत सिंह राजपूत के कौन से मैटर में पता है क्या, सुसाइड वाले मामले में जो ये हुआ है, इसका क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है, उस मामले में आज सुनवाई थी और कोर्ट ने बोला कि ये नहीं उधर मामला। अभी उसका मैं आपको रियलिटी बताता हूँ क्या है। बांद्रा कोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत इनके सुसाइड का कोई भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं है। यहां पर रिया चक्रवर्ती ने, जो उनकी सिस्टर है और वो जो डॉक्टर है तोमर, इनके खिलाफ में जो कंप्लेंट दिया था, जो एफआईआर हुआ था, वो केस का क्लोजर रिपोर्ट है कि रिया की कंप्लेंट गलत है, बनता है। और देखो हर चीज ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ ही वो पूरा रिपोर्ट अपने पास में
ऑथेंटिक कॉपी अवेलेबल है। मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ, ये पत्रकार तुम्हें या तो नॉलेज नहीं रहता है, या तो नैरेटिव चलाते हैं, या तो कुछ बेचारे एक का न्यूज चल जाता है उसको कॉपी पेस्ट करने का चालू करते कि अरे हाँ यार पीटीआई ने कह दिया, अरे यार इसने कह दिया और सही होगा, तो कॉपी भी मार लेते कई। तो ये सब गलत और मिसलीडिंग न्यूज है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा ऐसी गलती कर देता है तो नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में यह छापा गया कि कोर्ट ने कहा आपके कंटेम्प्ट वाले मामले में कि यूट्यूब को कहा गया कि ये उनके टेक्स्ट हटाइए, उनका वो वीडियो हटा दीजिए, और कार्रवाई शुरू हो गई है, इनकी गरिमा को जो है सो नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन तनवीर निजाम के मामले को और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने बात उठाई, उस पर 5 जजों की प्रतिक्रिया क्या थी? 5 जजों ने तो अभी बता दिया ना, आपने क्वेश्चन गलत पूछा है। ये प्रतिक्रिया क्या थी तो बता दिया ना आपको कि नहीं बताया है। नहीं बताया आपने कहा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका रिएक्शन क्या था, फेशियल रिएक्शन क्या था? हाँ सुनिए, 5 जज ने क्लियर कहा है, ऑर्डर आपको भेजा हूं मैं, कि जो आरोप इन्होंने जज के खिलाफ प्रेस में लगा, सिर्फ जज के खिलाफ और बाकी कुछ नहीं, वो आरोप उन्होंने यहां लगाने के बजाय कोर्ट में उसी जज के सामने कहना चाहिए था। एक, इसके अलावा कोर्ट को कोई लेन देन नहीं है, वो आदित्य ठाकरे और तुम्हारे केस उधर जाओ, हमको वो विषय अलग है। हाँ, तुमने सिर्फ जो जज के खिलाफ बोला है। अब ये भी जो है, ये जो विषय है ना, इसमें भी कई सुप्रीम कोर्ट के जज का उल्लंघन किया है बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश ने, लेकिन उसके ऊपर अभी हमारा आए जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना, उससे हमारा आए जाने दीजिए, 1-2 दिन रुकिए, उसके बाद में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो डिफेंस है, जब आप अभी 29 अप्रैल को अपियर होंगे कंटेम्प्ट के मामले में, तो आपका डिफेंस क्या है? डिफेंस बोले तो बहुत सिंपल है। पहली चीज, जो पत्रकार परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा जज के खिलाफ, इनके खिलाफ हमारा ये केस पेंडिंग है, करप्शन का केस पेंडिंग है, इनके खिलाफ में हमको जो सैंक्शन मिल चुका है, जो भी मैंने कहा वो ट्रुथ था। कोर्ट ने ये थोड़ी बोला कि मेरा कहना झूठ है, कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ये स्कैंडलस है। एक दूसरी चीज, सारे आरोप, उसमें से कई सारे आरोप हमारा क्रिमिनल रीट पिटिशन नंबर 6900 ऑफ 2023 में पूरा आरोप है वो जज के खिलाफ में। आप भी एक गौर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच ने नरेश मिराजकर के केस में इसी बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर एक जजमेंट दिया है। उसमें क्लियर कहा है, जब कोई आदमी पिटिशन फाइल करता है कोर्ट में, दैट इटसेल्फ इज पब्लिकेशन, क्योंकि कोर्ट तो ओपन कोर्ट है ना, कोर्ट तो सबके लिए ओपन है। तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट में जो भी कहा गया है उसको बाहर कहने से रोकने का इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता। ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के 9 जज बेंच का आदेश है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। और इसके अगेंस्ट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो ऐसे ऑर्डर के लिए एक लॉ है, वो कहता है कि सब जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट और एनी हाई कोर्ट पास्ड अगेंस्ट द लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इवन अगर अभी वो 9 जज बेंच का जजमेंट है, उसके अगेंस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच या 7 जज बेंच भी ऑर्डर देगा, दैट जजमेंट इज नलिटी पर इंक्यूरियम। वो जजमेंट का जो है बाइंडिंग प्रेसिडेंट का, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, ऐसा पर इंक्यूरियम का लॉ है। तो ये पहली चीज, इसके आधार पे वो केस का प्राइमा फैसी वो जो इंजंक्शन है वो गलत है। एक, दूसरी चीज, हमने किया है कंप्लेंट जज की, तो आप ये कोर्ट फुल बेंच ने ऑर्डर में क्या लिखा है, 5 जज बेंच ने, कि इससे जज की बदनामी हुई और न्यायपालिका की प्रतिभा थोड़ी डाउन हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर शब्दों में कहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का लॉ ये भ्रष्ट जजों के प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। उनको अगर लगता है तो वो जज जाकर डिफामेशन का केस फाइल कर सकता है हमारे खिलाफ, लेकिन उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का प्रोटेक्शन जज को नहीं दिया जा सकता। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे भाई। 5 जज इकट्ठा हो गए, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस शुरू हो गया और वो उसकी सुनवाई हो गई। ये तो कोई मान लीजिए कि आपने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया है, अदालत की गरिमा का ठेस पहुंचाया है। सबसे पहली बात तो है कि संपूर्ण मुंबई हाई कोर्ट की अदालत का गरिमा का ठेस नहीं पहुंचा है। एक जज विशेष के खिलाफ आपने कोई टिप्पणी की है, तो पहले तो कोर्ट को यह संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो टिप्पणी की गई है वो उचित नहीं। क्या 5 जज ने यह मान लिया है कि जो टिप्पणी की गई है वो गलत है, वो झूठ है? अभी तो पहले टिप्पणी पर बात होगी ना कि ये जो टिप्पणी, आपको साबित करना पड़ेगा कि टिप्पणी हमारी जो है वो सही है या गलत है। तो अभी ये कैसे हो जाएगा कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स? ये मैं कह रहा हूं। आपकी बात सही है। हम ही मुख्तार बन जाएंगे, हम ही वकील बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये कि 5 जज बेंच वहां पर खड़े हो गए और एक वकील को नोटिस भेज दिया कि आपने प्रेस में जाकर के कुछ बोल दिया, आपको कोर्ट में बोलना चाहिए। अरे भाई, कोर्ट में बोलें चाहे प्रेस में बोलें, सवाल है कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस पर आप हमसे पूछिए, सवाल जवाब कीजिए। उसमें सत्यता नहीं हो तो आप हमें बताइए। अभी तो उसकी बात करिए ना कि आपने जो कहा है वो कितना सत्य है। कंटेम्प्ट क्या होता है? नहीं, अरे सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि यस, कोर्ट ने ये थोड़ी बोला कि झूठ है करके। कोर्ट ने सिर्फ ये मैं कह रहा हूं डिफामेटरी है। तो सुनिए, मैं आपको इस पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बताता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी के मैटर में 5 जज का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, अरुण शौरी ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ में बहुत लिखा था। शायद इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था या किसी और पेपर में लिखा था, जिसमें भी थे वो। इंडियन एक्सप्रेस के ही वो एडिटर इन चीफ थे, अरुण शौरी। और उसमें ऐसे वर्ड लिखे थे कि ये मतलब कैसे वर्ड थे मालूम है क्या? ये ऐसा नालायक आदमी, ये करप्ट आदमी, ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पे बैठेगा और कई डिसग्रेस करेगा उस पोस्ट को। इस तरह का आर्टिकल था जजमेंट में, ये चीजें मेंशन है। आप उसके खिलाफ में एक सुओ मोटो कंटेम्प्ट लिया और एक सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्टिकल लगाया था, वो कंटेम्प्ट लिया। अभी सुओ मोटो कंटेम्प्ट में सबको सुनने के बाद में संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट का एक जज का भी आदेश है ना, तो यह हाई कोर्ट के 90 जज का बेंच भी बैठ जाए ना तो उससे ऊपर ही रहता है। ये लॉ है इसका, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पर उसमें भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उन्होंने प्यारा 12 में विल्स का, ऑस्ट्रेलिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका 7 जज बेंच का जजमेंट कोट करते हुए कहा कि एखादा जज अगर भ्रष्ट है, उसके खिलाफ में अगर आप सही आरोप लगा रहे हो, वो जज का कितना भी बदनामी हो जाए, उसको उसके जज के कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाए, ऐसा लगे कि न्यायपालिका के ऊपर मतलब ये थोड़ा सा ये हो गया है, उसके वजह से अविश्वास आ गया है, तब भी कंटेम्प्ट का एक्शन नहीं ले सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है। इसके आगे और एक खतरनाक, उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा जो जजमेंट है आरके जैन रिपोर्टर के खिलाफ का, उसके ऊपर कोर्ट ने लिखा, उसको अपहेल्ड किया, कहा कि आर्टिकल जो आरके जैन में क्या लिखा है कि आर्टिकल 51A सबसेक्शन H ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 51A है, वो है इस देश के नागरिकों की ड्यूटी, कर्तव्य। तो हर बार बात करते हो, बोले कि मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। अरे तुम्हारे राइट है तो तुम्हारी ड्यूटी भी है।
तो ड्यूटी के ऊपर मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में कोई मिसचिफ होता है, करप्शन होता है, उसको एक्सपोज करना ये हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इसमें आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा, आदेश लॉ बनाया, लॉ कि कोई व्यक्ति अपना संवैधानिक कर्तव्य कर रहा है, उसमें लिखा है कि तुम्हारा ये थोड़ी कहना है कि उनका जो आरोप है जुडिशरी के खिलाफ में वो झूठा है। तो झूठा अगर आरोप नहीं है तो उसने गलत काम नहीं किया है, उसने अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया है। और ऐसे आदमी के खिलाफ आप कंटेम्प्ट डालते हो, इसका मतलब आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी में रोड़ा डालते हो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। तो इसलिए जिन्होंने कंटेम्प्ट का अर्जी लगाया था उनके खिलाफ में 2 लाख रुपए कॉस्ट लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस आदेश को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपहेल्ड किया। मैं इसका सिंपल मामला है कि मान लीजिए कि जिस जज के खिलाफ आपने टिप्पणी की है और उन्होंने टिप्पणी सुनी है, वो इस टिप्पणी से सहमत नहीं है, उनको अधिकार है कि आपके खिलाफ डिफेमेशन फाइल करने का। वो फाइल करेंगे, डिफेमेशन फाइल करेंगे और फिर उसकी नॉर्मल सुनवाई होगी, क्योंकि नोबडी इज अबव द लॉ, इवन द जजेस आर नॉट इवन अबव द लॉ। अब क्या है कि उनको आपके खिलाफ डिफेमेशन फाइल करना है और किसी बेंच में एज यूजुअल जैसे सुनवाई होती है डिफेमेशन की, उस तरह से सुनवाई होगी। बराबर। 5 बेंच बना लेना, फिर उसको लाना, सब सुनवाई करना, पूरा रिकॉर्ड सुनना, फिर आपको नोटिस देना। व्हाट इट shows it looks that it is an act of intimidation। अरे ठीक है ना, देखिए ये जो है ना, देखिए भगवान की दया से बाय गॉड गेस अपना जो भी इसमें अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि देखिए अपने को कितना भी नॉलेज हो जाए उसका नहीं आपने नहीं, हम ये सहमत हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं जजेस की तरफ से बोल रहा हूं कि आपने मान लीजिए कि गरिमा का ये किया, गरिमा का ख्याल नहीं रखा टिप्पणी करते समय, ठीक है, तो एक जज विशेष के खिलाफ टिप्पणी हुई है, ठीक है, और आपने अगर टिप्पणी की है तो उसका कोई आधार होगा, और अगर आधार नहीं होगा तो ये आपको वहां पे साबित करना होगा, ठीक है। इतनी सी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि गुडी नहीं, देश चलेगा कानून से, रूल ऑफ लॉ है ना, कि उन्होंने कह दिया अच्छा तुम मान जाओ, अच्छा बच जाओ, छोड़ो कोई बात नहीं है, वहां नहीं कहते, यहां कहते, यहां नहीं कहते, वहां कहते, ऐसे नहीं चलता है देश। रूल ऑफ लॉ से चलेगा ना। आपने मान लीजिए कि किसी भी कानून का उल्लंघन किया है, मतलब किसी को डिफेम किया है, डिफेम को सुनने के लिए एक प्रोसीजर है, वो आपके खिलाफ प्रोसीजर फॉलो होता। लेकिन अगर उन्होंने पांच जज इकट्ठा हो गए, चलिए ये भी मान लीजिए कि रूल है कि 5 जज बन सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि वो भी कानून है, लेकिन क्या इसी कानून को अडॉप्ट किया गया कि नहीं 5 जज इकट्ठा हो जाएंगे? इस कानून को अडॉप्ट नहीं किया गया कि हम डिफेमेशन फाइल करें। ये मेरा कंसर्न है। ये साबित कर रहा है कि इसमें ऐसा उन्होंने क्यों किया। और ये मैं सारे जजेस से ये सवाल पूछ रहा हूं, सभी जजेस से ये मेरा सवाल है कि आपने अगर नीलेश ओझा को के खिलाफ कंटेम्प्ट ही करना था तो ये डिफेमेशन प्रोसीजर से जाते ना, प्रोसीजर से जाते आप। नहीं और अगर आपको लगता है मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट करना है तो पहले ऑर्डर में आपके पास सबूत लग चाहिए ना आपको कि मैंने जो कहा है मेरे आरोप झूठे हैं। यस, और वो ये बोल नहीं सकते। कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग्स कैसे शुरू कर देंगे आप? नहीं, सबसे बड़ी बात है ये, it is itself a contempt because media is reporting that contempt proceeding has been started against Nilesh Oza. This is a false narrative and false reporting. ये अभी contempt proof नहीं हुआ है. It is not proven that you made a ये कि आपने उनकी गरिमा का हनन कर दिया है. It is not proven yet. How come he will? बराबर नहीं, ठीक है। सुनिए, देखिए क्या है, कल मैं प्रोसीडिंग में लास्ट में ज्वाइन किया था। मतलब क्या है, जब तक नोटिस नहीं निकालते ना
तब तक मुझे बोलने का राइट नहीं था। ऐसा खुद इसके पहले के जस्टिस ओक का जजमेंट है मेरे केस में, बीबीए वर्सेस नीलेश ओझा। तो मैंने पूरा नोटिस वगैरह ऑर्डर होने दिया कोर्ट का। मैं ऑनलाइन था, फिर मैंने एक ऑब्जेक्शन लिया उसमें कि मैंने कहा, वो रिकॉर्डिंग भी होगा अपने पास में, वो मैंने कहा कि देखिए आपने अभी ऑर्डर में, मतलब बाकी जो चीजें है आपका नोटिस आएगा, मैं उस पर जवाब दूंगा, बाकी जो भी मेरा कहना है कि ये गलत है वो मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन अभी जो आपने इसमें एडिशन में लास्ट का पैरा ऐड किया है कि ये यूट्यूब को पार्टी बना लो, ये इसको बना लो, ये बॉम्बे बार वालों को पार्टी बना दो, तो ये जो आपने ऑर्डर किया है ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश का अवमानना है। मैंने कोर्ट 5 जज को बोला, मैंने कहा आपका ऑर्डर इटसेल्फ इज कंटेम्प्ट ऑफ द 5 जज बेंच ऑर्डर। तो चुप हो गए। वो बोले मतलब जस्टिस आराधे साहब क्या बोले, नहीं आपका जब ये आ जाएगा ना, बोले आपको नोटिस तब आप जवाब दे देना। अरे मैंने कहा वो बाद में जवाब दूंगा, आप अभी आपका साइन होना बाकी है। बाद में आप बाद में क्या जवाब देना भाई। अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर 5 जज बेंच संज्ञान लें कि मीडिया में ये खबर कैसे चली कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट नीलेश ओझा। हु ब्रीफ्ड दिस? इज इट अ कंटेम्प्ट थिंग? नहीं आशुतोष जी, प्रोसीडिंग चालू हो गई है, नोटिस निकल गया, प्रोसीडिंग चालू हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गिल्टी हूं। यही तो मैं कह रहा हूं आपको। यस यस यस, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर मैंने कोर्ट को पॉइंट आउट किया, तो कोर्ट उसने बोला कि आप आपका ऑब्जेक्शन जो भी है तो उस पर आप देंगे, तब उस पर देखा जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन दूसरी बात है। मेरा ऑब्जेक्शन है कि मान लीजिए कि किसी वकील ने किसी जज के खिलाफ कुछ पब्लिकली कहीं पर बोला है, ठीक है, उससे डिफेमेशन हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस केस के लिए 5 जज इकट्ठे बैठ करके पूरा कार्रवाई सुन करके ये करने के लिए आपके पास वक्त है और आप फटाफट कर रहे हैं ये काम। अभी मैं इसके ऊपर एक अलग से विस्तार शो करने वाला हूं और मैं सारे रेफरेंसेस के साथ आ रहा हूं, सारे रेफरेंसेस के साथ आ रहा हूं। अभी 15 करोड़ की जो जला है ना, वो भी रेफरेंस में ला रहा हूं। उस पे एक अच्छा आपको मैं जजमेंट देता हूँ। सुनिए, मैंने एक रामा सूरत सिंह का बहुत सुंदर जजमेंट है। उसमें क्या बोला है कि उस पे ऐसा ही कंटेम्प्ट का जज ने बोला कि इनके ऊपर कंटेम्प्ट किया जाए, रेफरेंस फॉरवर्ड किया। हाई कोर्ट ने उस पे पिक्चर पास किया, बोला कि एखादा जज भ्रष्टाचार कर रहा है और न्याय बेच रहा है, इफ एनी जज सेल्स द जस्टिस, डू द करप्शन, तो ऐसे कंडीशन में जो कंप्लेंट कर रहा है वो तो न्यायपालिका की गरिमा बचा रहा है, वो कोई उसको ये थोड़ी कर रहा है, उसको डाउन थोड़ी कर रहा है। तो कंटेम्प्ट का वो प्रोसीडिंग खारिज किया। बल्कि ये बात तो ये होनी चाहिए कि भाई नीलेश ओझा ने किसी जस्टिस के खिलाफ कोई आरोप लगाया है, 5 जजों की बेंच बैठनी चाहिए और फटाक से उनको नोटिस देना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति जो ने आपके खिलाफ ये आरोप लगाया है, इसमें क्या सत्यता है, आप जवाब दीजिए। और अगर वो जवाब देते या देती, अगर वो जवाब देने में अक्षम होती, उसके बाद आपको नोटिस दिया जाता कि साहब देखिए ये जो आपने आरोप लगाया है, मैंने वो आरोप की सत्यता की जांच कर ली है, ये इनका कहना है कि ये आरोप गलत है, अब आप अपना जवाब दीजिए। इस तरह के संज्ञान होते। नहीं ये तो छोड़ दीजिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर मेरे आरोप मैं आपकी गरिमा के हिसाब से, जो कि आपने कहा कि अगर कोई पॉइंट आउट कर रहा है तो वो न्यायालय की गरिमा को बचाने का प्रयास कर रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे सब लोग मिलकर के ठीक कीजिए। बराबर। और देखिए हमने एफिडेविट पे, जो अपने क्लाइंट है उसने एफिडेविट पे 200 पेज का पूरा डिटेल प्रूफ के साथ में कौन से केस में क्या किया है जस्टिस, इसका तो पिटीशन फाइल किया है ना कोर्ट में। ऐसा तो नहीं किया है कि चुपचाप हम दोनों आशुतोष पाठक और नीलेश ओझा बैठ के डिस्कशन कर रहे करके। कोर्ट में अवेलेबल है, कोई भी देश का आदमी जाके सर्टिफाइड कॉपी ले सकता है। और यहाँ भी नहीं है, इसके आगे चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि ये मामला नहीं, जब आप कल हियरिंग में अपीयर हुए, नहीं एक मिनट, तो क्या आपने इस पक्ष को पॉइंट आउट किया
जिस बात को लेकर के आप कह रहे हैं कि पब्लिक में मैंने ये बात कही है, आई हैव गिवन इट ऑन एफिडेविट एंड इट इज सबमिटेड बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट। नहीं, कल तो जस्ट मैं ऑनलाइन था, तो उसमें कल कुछ नहीं रहता है जवाब, पहले नोटिस आने देना पड़ता है, उसके बाद में एफिडेविट पे जवाब देना पड़ता है। कल राइट, ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्शन किया तो कोर्ट ने कहा ना कि आपको नोटिस आने दो, क्योंकि इसके ऊपर जजमेंट भी है कि पहले आने दो आपको नोटिस। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब कोर्ट में एफिडेविट पे सारे आरोप है, उसमें चीफ जस्टिस की बेंच कह रही है, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस नितिन जानदार साहब, जो अभी केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा ये सीरियस मामला है। एक हाईकोर्ट के जज ने हाईकोर्ट के रिकॉर्ड का फोर्जरी किया है लोगों को बेल देने के लिए, उसके ऊपर कंटेंट, और ऐसा नहीं हो प्रेयर में क्या है, प्रेयर में है कि इश्यू अरेस्ट वारंट वगैरह, इस तरह की प्रेयर्स है। मैं आपको प्रेयर बताता हूँ, भेजता हूँ जरा। तो जज के अगेंस्ट में ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ये मैटर की सुनवाई लार्जर बेंच के पास होनी चाहिए। 2023 का ऑर्डर है ये, जस्टिस उपाध्याय जो है ना, वो आने के पहले का ऑर्डर है। तो उस समय जस्टिस इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री को मेरे चेंबर में रखो चीफ जस्टिस के, और हम इसमें फुल बेंच, लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे। होता क्या है कि जस्टिस नितिन जामदार साहब है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं केरला को। बाद में आते हैं देवेंद्र उपाध्याय। देवेंद्र उपाध्याय जब तक थे 1.5 साल जो भी थे बॉम्बे में, उन्होंने वो बेंच कंस्टिट्यूट ही नहीं किया। और इसीलिए हमने जस्टिस उपाध्याय के और बाकी सब चीजें को लेकर हमने जस्टिस उपाध्याय के खिलाफ हमें सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन मांगा। 218 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का इसका सेक्शन जो 218 है, इसके तहत हमारे एप्लीकेशन को अगर 3 महीने में रिजेक्ट नहीं किया, मतलब हमको सैंक्शन मिल गया है। अभी हम क्रिमिनल केस फाइल करने जा रहे हैं उनके खिलाफ, उसके ऊपर भी हाईकोर्ट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम केस फाइल करने नहीं जा सकते वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो मेंशन किया है ऑर्डर में कि इनका ये कहना है, उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं है उनको। उनका सिर्फ एक ही कहना था, मतलब उनका क्या कहना है कि आपने बाहर बोला तो गाली हो जाती है, वही जज के सामने बोला तो वो फिर मीठे बोल हो जाते हैं। बस और कुछ नहीं है, ये इतना ही कहना है कोर्ट का। और तो मैं इसे ये नहीं मान सकता हूं कि 5 जज बैठ गए, एकदम से डर का माहौल खड़ा हो गया, 5 जज बैठ गए हैं, नीलेश ओझा के खिलाफ इन्होंने बोल दिया है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। 5 जज बैठे हैं तो वो चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो ऑनरेबल कोर्ट से यही दरखास्त करता हूं कि आप 5 जज बैठे हैं तो बैठिए, मैं तो कह रहा हूं 6 बैठ जाइए। लेकिन सवाल है कि वो जो FIR होना है उसका क्या हो रहा है? हाँ, FIR का क्या हो रहा है? उसके लिए कोई जज बैठेंगे ही नहीं बैठेंगे? तो शायद उन्होंने जस्टिस सारंग कोतवाल जी ने कहा है कि मैं इमीडिएटली सुन रहा हूं। अच्छी बात है ये, यस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि ये मैटर, मतलब आप कह रहे हैं कि आपने एफिडेविट पे दिया हुआ है जो भी आरोप हैं आपके। हाँ, अरे सुनिए, कोर्ट में एफिडेविट पे उस पे ऑर्डर है यार चीफ जस्टिस बेंच की एक, कि इसमें लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे। सीरियस ऑफेंस होने की वजह से उन्होंने, मैं खुद आर्ग्यू किया था मैटर, और हमारी टीम थी पूरी 15 लोगों की। वो ये हो गया, छोड़ दो उसको, बाजू में रखो। जो राष्ट्रपति से सैंक्शन का जो परमिशन लिया, उसको केस नंबर वगैरह डेट के साथ कोई भी आदमी जाएगा, वो ग्रीवेंस नंबर पुटअप करेगा तो वो भी देख सकता है कि वो उसमें क्या कंप्लेंट है क्या नहीं। तो यार इतना क्लियर है। मतलब आपका डिफेंस, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका डिफेंस ये होगा कि जो कुछ भी मैंने प्रेस में कहा है इसकी हमने बजाबता एफिडेविट कोर्ट के सामने दी हुई है, हम कोई गरिमा का हनन नहीं कर रहे हैं और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, तो कंटेम्प्ट तो ये हो रहा है। तो ये जो प्राकृतिक न्याय की जो अवहेलना हो रही है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ नेचर जो हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हो रहा है, उसका लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो अभी वही तो सवाल है ना। अभी मुझे इतना बताइए, एक जज ने हाईकोर्ट के रिकॉर्ड की फोर्जरी की का ऐसा आरोप लगता है पिटीशन में, और वो पिटीशन में एक अच्छे जज चीफ जस्टिस जो थे, नितिन जामदार साहब का बेंच, आरिफ डॉक्टर का बेंच था, दोनों का बेंच था, वो कहता है कि मैटर सीरियस है, इसमें लार्जर बेंच सुनवाई करे।
तो ये आरोप जो है कितने, अब हाईकोर्ट के ही हाथ में था, वो सुनवाई सुन लेता, हमारे आरोप अगर गलत निकलते तो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट कर देता, हमारे खिलाफ में परज्यूरी का प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर देता 340 सीआरपीसी में। मतलब कंटेम्प्ट में तो भी 6 महीने की सजा का प्रावधान है, परज्यूरी में तो 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन उसमें हाईकोर्ट ने कुछ नहीं किया। तो अगर हमारे आरोप सही है तो एक जज जो हाईकोर्ट के कोर्ट की फॉर्जरी करता है वो तो पोस्ट पे बैठा हुआ है 3 साल से। तो ये सीरियस विषय है। तो इसमें ये इस तरह का मिडवे या फिर उसको मेन प्रोसीजर का बाईपास, मतलब ये क्या हो गया मालूम है क्या, ये मेन विषय बाजू में रह गया है कि वो देखो देखो तो वो मर्डर हो गया ना, वो अलग चीज है, नहीं लेकिन नहीं, मैं इस पे दूसरा पॉइंट, मेरा पॉइंट, एक सेकंड, मैं इसमें ये पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूं। आपने ये एफिडेविट कब दिया? 2023 में, 2023, 2 साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल हो गए। तो जुलाई 2023, हाँ 2 साल, जुलाई 2023 में, तो मतलब 2025 जुलाई में ये 2 साल हो जाएंगे, है ना? तो लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो लगभग 2 साल माने 1 साल 9 महीना होने वाले हैं ना। ये अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, है ना? 1 साल 9 महीने में आपने उस एफिडेविट का कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई सुनवाई नहीं की। आप हमसे क्या चाहते हैं कि मैं आपके पास एफिडेविट दे दूं, मैं आपको आरोप लगा रहा हूं, आपके पास आकर के आरोप लगा रहा हूं, आप मेरी सुनवाई ना करें, मुझे वक्त ना दें, समय ना दें, संज्ञान ना दें, और मैं कहीं बाहर बोलूं भी नहीं, आप यार उसका और एक इंपॉर्टेंट चीज ही मिस कर रहे हैं उसकी। हाँ, अरे वो मैटर में एक चीफ जस्टिस के बेंच में बोला ही, इसको हम लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूं, इफ ऑनरेबल कोर्ट विल इशू अ नोटिस टू यू, it will be considered as the content of natural justice. नहीं वो तो ठीक है, हाँ बराबर, ये तो ले रहे हैं हम, हाँ नहीं, लेकिन उसमें जो इफ यू विल रिसीव द नोटिस, कंटेम्प्ट नोटिस, आपको यही पुट करना चाहिए कि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट है। जब मेरा एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है, एलिगेशंस ऑन रिकॉर्ड है, उसकी सुनवाई आप नहीं कर रहे हैं और मुझे कंटेम्प्ट की नोटिस दे रहे हैं, ऑन विच ग्राउंड? अब मैं कहीं नहीं बोलूं, 2 साल तक मैं चुप रहूं? नहीं, हम तो उससे आगे का कर रहे हैं। हाँ, बताइए। उसी कोर्ट में अर्जी लगा रहे हैं, ये आपका आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के आदेश के खिलाफ है। आपने मेरे फंडामेंटल जो नोटिस दिया मुझे, मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, इसमें मेरा डिफामेशन हुआ, तो हाईकोर्ट मुझे कॉम्पेंसेट करे, ये हम पिटीशन लगा रहे हैं। और उसके बाद में हम एक इसमें अलग से, अभी बोलता नहीं हूँ मैं, बाद में और अलग से सुप्रीम कोर्ट में अलग पिटीशन लगाएंगे कि आपके आदेश को नहीं मानते हैं लोग, उनके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे, अभी आप वो बताओ। देखिए साहब, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं नेचुरल जस्टिस और एक जो प्रूडेंस है मुझे लगता है कि वो मिसिंग हो रहा है। अगर आपको नोटिस आता है, क्योंकि आपका एफिडेविट ऑफ एलिगेशन ऑलरेडी सबमिटेड है, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो आप हमको नोटिस देने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, और बस आपने सही बोला, एकदम सही बोला आपने। आप नोटिस नहीं दे सकते हैं, आप 5 जज कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। नो, आई एम गोइंग 1 स्टेप फर्दर। You cannot constitute 5 judge bench on this issue. If you have already a written complaint before you and you have not taken cognizance, in that case you cannot issue any notice. Yes, this is a violation of natural justice. और आपने जो बोला है, इस पॉइंट पे केस लॉ भी है। हाँ, बोलते बताइए। अब मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, बताइए, मैंने आपको पॉइंट दिया है। उस पर एक केस लॉ भी है। उसने क्या कहा कोर्ट ने, ऐसा एक डिफामेशन का इशू प्रोसेस हुआ था, नोटिस इशू, समन्स इशू हुआ, वो आदमी जब गया तो कोर्ट ने बोला, भाई नीचे के जज को फटकार लगाया कि जब उसमें वो विषय लिखा हुआ है कि ये मैटर से रिलेटेड एक लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है वेरीफाई करना कि वो प्रोसीडिंग में क्या हुआ है। तो बोले तुम्हारा इशू प्रोसेस का समन्स का ऑर्डर इलीगल है, वो कैश किया। तो ये जो है ना, वो उनका जिम्मेदारी था। और
तुम्हारे पास में एफिडेविट आप वेरीफाई करके लिखो ना, आप हमारा झूठा है करके। अब तो चाह रहे हैं आप लिखो और हमारे खिलाफ में परजुरी का प्रोसीडिंग स्टार्ट करो, तो एक्चुअली हम एविडेंस दे पाएंगे फिर उसमें। ऐसा नहीं, मेरा दो ही सवाल है ऑनरेबल कोर्ट से, और विथ ऑल रेस्पेक्टफुली आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 जज बेंच इटसेल्फ क्वेश्चनेबल, वो उसके गठन का आधार क्या है ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? क्योंकि अगर आपके पास एफिडेविट ऑफ एलिगेशंस नहीं रहते 2 साल से पड़े हुए, तब आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते थे बेंच, और आप नोटिस भी भेज सकते थे कि आपका आधार क्या है, आप जो बोल रहे हैं मीडिया में जाकर के। लेकिन जब एलिगेशन लिखा हुआ है भाई आपके पास, तो आपको पहले उसका संज्ञान लेना है और फिर आगे बढ़ना है। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के गठन के पहले, क्या जिस जज विशेष के खिलाफ आरोप किया गया है, क्या इस बिंदु पर इन 5 जजों ने कोई संज्ञान लिया? और अगर लिया तो उसका कोई लिखित आदेश है जो उस जज महोदय तक पहुंचा है? ये उनको दिखाना पड़ेगा। नहीं और प्रोसीडिंग शुरू हो गया कंटेम्प्ट का, ये बहुत गलत है, ये कंटेम्प्ट है। नहीं, आपकी बात सही है, और आपको और एक नया पॉइंट देता हूं मैं इसमें। चलो अच्छा हो गया आपने पूछा। इसी जज के पास, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच पे, ध्रुव राठी और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के खिलाफ, मिड डे के खिलाफ एक हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया। उसका मैटर इन्होंने ऐसा ही गलती से लगा दिया जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच पे। उसमें हमने रेक्यूजल एप्लीकेशन लगाया, उसमें ये सब लिखा कि आपके खिलाफ ये कंटेम्प्ट का हमारा पेंडिंग है, आपके खिलाफ हमारा ये पेंडिंग है, उनके खिलाफ। और ये जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ में 2 कंटेम्प्ट फाइल किए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है, ये रीट पिटीशन पेंडिंग है, और आपकी बहन है वो ये है। इसलिए हमारा आपके ऊपर, मतलब यहाँ पर जो है आपके कोर्ट में फेयर न्याय मिलने का हमको डाउट है। इसके लिए आप इस केस से रेक्यूज करो। एफिडेविट पे आई है, उस कोर्ट में पेंडिंग है, और ये कब 1 साल पहले पेंडिंग है। तो चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं अपने ऑर्डर में कि पहले कोर्ट में बोलना चाहिए था, बाद में? ऑलरेडी बोल चुके हम कोर्ट में एफिडेविट पे उसी जज को, और उसके बाद में उसने ऑर्डर पास किया है, ठीक है, रजिस्ट्री एप्रोप्रिएट बेंच के पास रखे। मैं तभी तो कह रहा हूं कि अगर चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं, वहां कोई गुडी गुडी खेल नहीं हो रहा है साहब, वहां जस्टिस की पर चर्चा हो रही है, न्याय पर चर्चा हो रही है, पद्धति पर चर्चा हो रही है कि हम बन गए, मेरे दोस्त हैं, ऐसा आपने बाहर बोल दिया, ठीक नहीं था, इनको जरा ख्याल रखना था। नहीं 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 भाई, रूल ऑफ लॉ से देश चलेगा, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हमने आपके पास रिटन एफिडेविट दिया हुआ है एलिगेशन का, आपने उसका संज्ञान नहीं लिया, पहले आप उसका संज्ञान लीजिए, फिर आप नोटिस लीजिए, और फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाइए और 5 बेंच बनाइए। उसके पहले जो कोई भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं वो अवैधानिक है। ये तो इसमें अगर मेरा तर्क, मेरी समझ अगर गलत हो तो मुझे कोई गलत साबित करते तो मैं मान लूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस जो है वो खाली किताब में लिखा हुआ कानून नहीं है। जस्टिस एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और वो है प्राकृतिक दर्शन, नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस क्या हो रहा है अदालतों में, इसकी मैं बकिया उधेड़ दूंगा। अनफॉर्चुनेटली आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम नॉट ए लॉयर, आई हैव नॉट रेड द टेक्स्ट बुक ऑफ लॉ, लेकिन मैं पढ़ूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने का भी। लेकिन अभी जो क्या चल रहा है इस देश में वो बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। आई एम श्योर दैट यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू डिफेंड योरसेल्फ बिफोर द कॉम्पिटेंट जज। ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं माननीय सभी जजेस से आग्रह कर रहा हूं, मेरी कोई इच्छा या मेरी कोई भावना ऐसी नहीं है कि आपके इसमें कोई गुस्ताखी करूं आपके मान सम्मान में, बस। लेकिन यह बात जरूर है कि जो प्रश्न है उसको आपको ध्यान से इसको कॉग्निजेंस में लेना चाहिए, जो मैंने सवाल उठाए हैं। जरूर सुनिए, मैं आप सभी 5 जजों से यह आग्रह कर रहा हूं कि जो मैंने सवाल उठाए हैं कि जब रिटन एफिडेविट है तो उसका संज्ञान लीजिए पहले, और उसके बाद नोटिस की प्रक्रिया शुरू कीजिए, और फिर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी ठीक होगा। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, कोई ऑनेस्ट जज है ना,
उसको तो अपना ऑलवेज रिस्पेक्ट है। देखिए, हमारा कोर्ट पे विश्वास है, इसीलिए तो हम कोर्ट में जा रहे हैं ना। हाँ, हम जाके सरकार के पास थोड़ी बैठे कि आप ऑर्डर कर दो और आप ही कर दो। हम सीधा कोर्ट में, हमने कहा कि वहां जाएंगे तो आरोप लगेंगे कि राजकीय हेतु से प्रेरित है, ये तो उससे बेटर है कोर्ट में हाँ, चले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अगर आपके आरोप में गलत है, अगर आपका आरोप गलत साबित हुआ तो जो कार्रवाई करनी है होनी चाहिए, हाँ, तो और बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी चीज, हमारा जो सारा झगड़ा है, जो करप्ट जजेस है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट जजेस। यस, मतलब हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आशुतोष इंटेलेक्चुअली तो छोड़िए साहब, इंटेलेक्चुअली में तो थोड़ा सा वो घूम भी सकते हैं आप, थोड़ा इधर उधर भी जा सकते हैं। अरे 15 करोड़ रुपया घर में पकड़ा गया, कमाल बात कर रहे हैं आप, कहाँ इंटेलेक्चुअली में जा रहे हैं। 15 करोड़ रुपया पकड़ा गया, सब लोग बैठ करके ट्रांसफर कर देते हैं, अच्छा इसको दबा दो, उसको कर दो। 7 दिन पहले खबर आ गई है, 7 दिन तक वो खबर कर क्या रही थी, फिर उसको लीक कर दो। व्हाट इज दिस इंटेलेक्चुअलिज्म? कोर्ट है, अब जो जो कुछ भी अरुण शौरी साहब ने कहा था, तो उससे तो हमको लगता है 4 कदम आगे है। और ये हम लोग न्यायपालिका की अवमानना नहीं, न्यायपालिका की गरिमा बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट पर बोल रहे थे, बोलिए सर। और न्यायपालिका क्या किसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है। एडवोकेट इज आल्सो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। यस, लॉ फर्स्ट लॉ ऑफिसर। हाँ, हम और तो एडवोकेट्स आर फर्स्ट लॉ ऑफिसर। और ही इज एंटाइटल्ड फॉर द सेम रिस्पेक्ट एज दैट ऑफ द जज। तो हम भी यस, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और ये हम इसके जो न्यायपालिका का अभिन्न हिस्सा है हम। और हमारा जिम्मेदारी है, हमारा भी ड्यूटी है इसमें जो गलत हो रहा है इसको रोकने के लिए हम हमारा स्टेप ले, ये हमारा ड्यूटी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में लिखा है कि जहां जज गलत पाया गया उसकी कंप्लेंट करना ये ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट है। हाँ, नॉट ओनली ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट, आप तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं साहब। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कॉमन सिटीजन। एंड हमको याद है वो शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट, वो कहते थे कॉमन मैन इज द स्पेशल पुलिस ऑफिसर। बराबर है। नहीं, वो तो है, उससे बेहतर जो जजमेंट है ना, दिल्ली के जस्टिस जे.आर. मीणा का बहुत बढ़िया जजमेंट है। कौन सा, अनिरुद्ध बहल का। उन्होंने कहा कि ये देश के नागरिक का, वो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करना चाहिए, सब काम करते रहना चाहिए। वो उन्होंने, उनका कर्तव्य है ये कि ये वो इस डेमोक्रेसी के सही मालिक है ना। तो वो लोगों ने जहां मिले, जुडिशरी से लेके सब, वहां उसको करप्शन को एक्सपोज करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा देश के हित का काम है। बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल है कि वो अनिरुद्ध बहल बेचारे ने स्टिंग कर दिया, सब कुछ सामने था, फिर भी झाग के 3 पाती हुए। जो भी ना, ये लेकिन सुनिए, करते रहना चाहिए। तो उसकी वजह से कोई केसला तो बना ना अनिरुद्ध बहल का। तो ऐसे जो एक एक लोग अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं, उससे फाउंडेशन बन रहा है, और वो पूरा एबिनेशन लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्रांति की मशाल, इसकी मशाल, सत्य की मशाल ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है। और एक और बात मैं 5 ऑनरेबल 5 जजों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो अभी प्रकाश में आया है, और आप नीलेश ओझा जी को भेज रहे हैं नोटिस, आपको भेजने का पूरा अधिकार है, लेकिन पहले मैंने जो सवाल किया उसका भी एक उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, दिशा सालियान के केस के लिए जो आपने अब कहा है कि मैं फौरन सुनने वाला हूं, तो कृपा करके मैं आप सभी ऑनरेबल जजेस से यह आग्रह कर रहा हूं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास पिटीशन पड़ा हुआ है, आज नहीं, वो पड़ा हुआ है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले पिटीशन पड़ा हुआ है एफआईआर करने का। 14 दिन के अंदर एफआईआर होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब जो विक्टिम है उनके पिता एप्लीकेशन फाइल किए हैं पुलिस कमिश्नर के पास, यह मुद्दा विधानसभा में उठ गया है। होम मिनिस्टर, स्टेट होम मिनिस्टर ने संज्ञान ले लिया है, एसआईटी को भेजने की बात कही गई है, पुलिस कमिश्नर ने कोई आदेश नहीं दिया एफआईआर रजिस्ट्रेशन का। कौन भरोसा करेगा? मैं लॉर्ड तुम्हें बोलता नहीं हूं, ऑनरेबल जजेस, हु विल ट्रस्ट यू? यू टेल मी, क्या यह आपके लिए सुओ मोटो का विषय नहीं है? नहीं होना चाहिए सुओ मोटो, इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। नहीं, हाँ, नहीं, सुओ मोटो का तो एक बहुत बड़ा और एक मेरा सवाल पूछना है मुझे। आप एक ऑब्जर्व कर लीजिए, ये देश में
आप दो ग्रुप है, एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो जरा जुडिशरी में ज्यादा हावी है। जहां जहां राइट विंगर की सरकार या उनके समर्थक लोग होते हैं, उनके खिलाफ के मामले में कई सुओ मोटो केसेस हो गए। होना चाहिए, अच्छी बात है, मतलब जो गलत हुआ उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि कभी तो भी आपने देखा क्या कि कहीं कांग्रेस की सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो या और भी हो, जब जब इनकी सरकार थी यहाँ पर, उद्धव ठाकरे की जो था उस समय, कभी तो भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया है कोई एक्शन? बताइए मुझे। तो ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा है क्या जुडिशियल सिस्टम के द्वारा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर में ये सारे राइट विंगर ने ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो हैरान हूं। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने अब ये सोचा है कि इस मुद्दों को बहुत ही मर्यादित तरीके से उठाना चाहिए, क्योंकि सभी जज ऐसे नहीं हैं, सारे जज एक हैं। आप 1-2% में अगर कोई ऐसी है, लेकिन बात है कि आपके सामने ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं। गैंग रेप का मामला है, मर्डर का मामला है, मल्टीपल और मर्डर्स, हाँ, और हाई एंड माइटी के इन्वॉल्व होने का मामला है। पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, और आपका एक सदस्यीय जज भी नोटिस नहीं भेज रहा है। यहां 5 सदस्यीय जज के खिलाफ अगर कोई बात, जिसका की पिटीशन, जिसका की एफिडेविट फायर है, वो सुनने के बजाय उनको नोटिस दे रहे हैं। इसे कहते हैं डराना, इसे कहते हैं डराना। इसका साफ साफ लॉजिक है डराना। और डराने के पीछे का मैंने आधार दे दिया आपको कि अगर आप मुंबई पुलिस के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं लिया, आपने कमिश्नर के खिलाफ स्वतः संज्ञान नहीं लिया कि एक बेटी का बाप जाकर के आपको कंप्लेन दिया है और आपने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, ये किसका कंटेम्प्ट है मिलॉर्ड? ये किसका कंटेम्प्ट है? ये देश पूछ रहा है आपसे। नहीं, अभी होगा ना, अभी जब फेस टू फेस होगा, हम जब आगे फाइल करेंगे, होगा 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 होगा। मैं अभी और हमको पूरी उम्मीद है कि देखिए चीफ जस्टिस उस बेंच में नहीं रहेंगे करके हमारा ऑब्जेक्शन है, लेकिन बचे वाले 4 जज है ना, क्या आई एम होपफुल, मुझे वो क्वाइट अपराइट जजेस लगते हैं। बाकी भगवान जाने। नहीं, देखिए जब आलोक आराधे जी आए थे तो मुझे बहुत होप जग गया था कि आलोक आराधे जी संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन 2 बार संज्ञान लिया, तीसरे बात के बाद डेट ही नहीं मिला ओपीआईएल का। हाँ, वो अपने मैटर में वही होता है हमेशा ना, अपने जो मैटर में जब वो मामला, उसका तारीख नहीं मिल रहा है। ये कौन सा कॉन्टेम्प्ट है? 2 बार आप ही ने लिया ना संज्ञान, और 27 फरवरी के बाद आज अप्रैल आ गया, 9 अप्रैल, नो डेट इज मेंशन्ड एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर डेट्स। ठीक है, ठीक। अब ये कौन देखेगा मिलॉर्ड, कौन देखेगा? बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ कहने को है। और एक बात ध्यान रखिए, हम उन पत्रकारों में शामिल नहीं हैं जो सुपारी जर्नलिज्म करते हैं, पैसे के लिए जर्नलिज्म करते हैं, डिफेम करने के लिए जर्नलिज्म कहते हैं। हम तो मीडिया का जो उसूल है, उस उसूल को बचाने के लिए जर्नलिज्म में है। आई एम नॉट एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। तो ये ध्यान रखें कि मैं मीडिया में सर्वस्व न्यौछावर करके लगा हुआ हूं, इसलिए मैं पॉइंट आउट करूंगा बिना किसी राग और द्वेष के। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम लोग जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन हम लोग जीतेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि इसे इंटिमिडेशन कहा जाए। मैं नहीं मानता हूं कि ये इंटिमिडेशन है। मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूं कि जो 5 जज बेंच हैं वो प्रोसीजर को जरूर फॉलो करेंगे और उनके तरफ भी ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि अभी जो सारंग कोतवाल जी हैं, ऑनरेबल जज, उन्होंने कहा है कि मैं फौरन से पेशतर दिशा के मामले को सुनता हूं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सुनिए और एक अदद एफआईआर तो रजिस्टर करवाइए। ये बहुत जरूरी है, आप ही के प्रोसीजर का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।